नमस्कार दोस्तों, रतन जी इस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो समान अध्ययन का पूर्वावलोकन है जो कि 2022 एडिशन का है, उसका दोस्तों 8 खंडों में हम लोग चतुर्थ खंड को देख रहे हैं जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित अभी तक जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं दोस्तों, स्टेट पीसीएस और भी स्टेट के एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों का दोस्तों हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम लोग पहले देखते हैं इसके विषय सूची को कि अभी तक हम लोगों ने कितने अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, हम लोग इस पुस्तक का अध्यायवार विभाजित करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उस क्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 21 अध्याय को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अर्थात संसद का जो पहला अंग होता है लोकसभा, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22वें अध्याय को, जो कि राज्यसभा से संबंधित है। अर्थात राज्यसभा से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे अवलोकन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, संसद का दूसरा अंग राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को देखने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखते हैं संसद का जो दूसरा पॉइंट है राज्यसभा, उसके बारे में। और इससे पहले हम लोग देखते हैं इसके नोट्स को। दोस्तों, इसका नोट्स कह रहा है, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन के अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो जाता है तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन होता है। दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। बात करें दोस्तों तो वर्ष 2003 ईस्वी में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। दोस्तों, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। वहीं बात करें दोस्तों, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3, जिसमें कि दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। वहीं भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है।
परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। दोस्तों, अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके बाद से प्रश्न कोश को। इसका प्रश्न कोश के तहत पहला प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। दोस्तों, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या की बात करें तो वो है 250। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों, संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल मिलाकर के 45 सदस्य हैं, जिसमें से 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्रों के द्वारा, जिसमें से कि 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी और 4 जम्मू एवं कश्मीर से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। जबकि 12 सदस्यों की बात करें तो वे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, राज्यसभा में होते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह कथन गलत है। उसके बाद में निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ये कथन भी गलत है। अगला कथन कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। ये कथन भी गलत है। दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं तीनों के तीनों कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, संघ राज्य क्षेत्रों एक राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देता है। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 तथा जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा की सीटें हैं। दोस्तों, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है,
निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। दोस्तों राज्यसभा के विषय में बात करें तो यह भंग नहीं की जा सकती, यह कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि गलत है। अगला कथन कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। और चौथा कथन कह रहा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यह कथन भी गलत है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दूसरा कथन और यहाँ पर तीसरा कथन जो है, सॉरी दोस्तों, पहला कथन और तीसरा कथन जो है वो सत्य साबित हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इसके ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पहला और तीसरा कथन सत्य है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 तथा दूसरे को अभिकथन आर कहा गया है। अभिकथन ए को पढ़ें जो कि कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और इसका कारण आर कह रहा है उसके या यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, उस कूट के अनुसार बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। दोस्तों इस कूट को देखने के बाद पता चलता है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। 8वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो वो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस तरीके से 9वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो वो है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात राज्यसभा को इसलिए अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित किया ही नहीं जा सकता। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने का विषय नहीं है, अर्थात संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि कह रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्तों राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, राज्यसभा भंग ही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो वो है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा कैसे भंग होती है। दोस्तों राज्यसभा भंग होती ही नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है
राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? दोस्तों राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होती है, अर्थात उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा राज्यसभा भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 80 का खंड 1 और उपखंड क के एवं अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शंस को, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, अर्थात जो उम्र है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में देखते हैं अगले कथन को, जो कह रहा है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ये कथन जो है सही नहीं है, ये गलत है। अगले कथन को देखें, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, अर्थात पहला कथन और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है दिए गए अभिकथनों में अभिकथन 2 गलत है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित के अनुसार व्यक्ति के नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु की बात करें तो वो है दोस्तों 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है, जबकि उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। दोस्तों राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो है दोस्तों नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया वो नरगिस दत्त थी। उसका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से लेकर के 3 मई 1981 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद जो दोस्तों जयललिता जयराम जो है वो AIDMK की राज्यसभा सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 ईस्वी तक अपने पद पर रही थी। उसके बाद बात करें दोस्तों बैजयंती माला बाली, जो कि 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 ईस्वी तक राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में थी। उसके बाद देविका रानी चौधरी वर्ष 1969 ईस्वी में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री रही थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? दोस्तों गलत कथन को देखना है जो सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कथन जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। यह कथन जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति
एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्यसभा में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। इस तरीके से विकल्प डी जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प दोस्तों वो है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। वो है दोस्तों अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों कथन के बारे में देखना है और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले कथन को, जो कि कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। उसके बाद में जो दूसरा कथन है कह रहा है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। और तीसरा कथन है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। दोस्तों इन तीनों उपयुक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो दोस्तों तीनों कथनों को देखने के बाद ये पता चलता है कि पहला कथन और दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिशों को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापसी नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस तरीके से बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार तो अनुदान मांगों लोकसभा में रखी जाएगी, अर्थात अनुदान मांगे जो हैं वो लोकसभा में रखी जाएगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए। दोस्तों एक कथन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है कारण। सबसे पहले हम लोग कथन को देखते हैं और कथन देखने के बाद ये पता चलता है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगर वो स्वीकार की जाती है और उसके पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाता है। इस तरीके से ये जो कथन है दोस्तों, अर्थात बात करें कथन ए की तो कथन ये जो है वो गलत साबित हो रहा है। और अब बात करते हैं कारण एक आर के बारे में। कारण आर जो कि कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये कथन जो है दोस्तों वो सही है। अर्थात धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं होता है, ये कारण आर जो है वो सही है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो इसके अनुसार जो नीचे कूट दिए गए हैं, कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये गलत है किंतु आर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित
नहीं किया जा सकता है वह है दोस्तों धन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधित करती है तो तत्पश्चात क्या होता है। दोस्तों उसके बाद की बात करें तो वो होता है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उसमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान के द्वारा ही प्रदत्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। दोस्तों पहले पॉइंट की बात करें तो वो कह रहा है धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में भी ये बात सही है। और चौथा पॉइंट कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, ये पॉइंट जो है वो गलत है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एकवा, दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो सही है। इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियाँ प्राप्त हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। दोस्तों वो हैं संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इस प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, उसके लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वो है दोस्तों अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अगले प्रश्न को देखें, 32 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। वह है दोस्तों एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु संस्तुति तैयार करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी हो सकते हैं, उसके लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। दोस्तों वो आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। दोस्तों वह है संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है दिए गए विकल्पों में
राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। इसके बाद में कह रहा है, नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो उपयुक्त में से कुछ नहीं, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से देखें अगले प्रश्न को, इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन 7वीं संबंधी प्रावधान 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में है। तो इस तरीके से 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दोस्तों, इसके लिए स्टार मार्किंग की गई है और देखते हैं हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11 एवं राजस्थान में 10 जो सीटें हैं वो राज्यसभा की है। दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के समूह हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद में गुजरात एवं मध्य प्रदेश 11 सीटें, उड़ीसा एवं राजस्थान 10 सीटें, बिहार एवं पश्चिम बंगाल 16 सीटें। उसी प्रकार बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ और हरियाणा की, तो छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा 5 सीटें, पंजाब, असम एवं तेलंगाना 7 सीटें। उसके बाद में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी दिल्ली 3 सीटें और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उसके बाद में त्रिपुरा एवं पुडुचेरी प्रत्येक में 1-1 सीटें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग्य है। दोस्तों, इसके लिए देखें तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ऑप्शन सी हैं, बिहार तथा गुजरात, और ऑप्शन डी दिया हुआ है महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। ये प्रश्न जो है दोस्तों वो 2000 ईस्वी में पूछा गया था और इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 34 सीटें थी, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश में 18 और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व की स्थिति को देखें तो उसके अनुसार 16 सीटों के योग के बराबर थी। दोस्तों, इसके लिए आयोग के द्वारा स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल देखते हैं हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, दिए गए राज्यों में राज्यसभा की सीटें जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 11 पहले 18 थी, मध्य प्रदेश में 11 पहले 16 हुआ करती थी, तमिलनाडु में 18 सीटें, बिहार में 16 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, महाराष्ट्र में 19 सीटें। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, पूर्व में 34 हुआ करती थी। उसके बाद में देखें पश्चिम बंगाल 16 सीटें और कर्नाटक 12 सीटें। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश 34 सीट से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 34 से घटकर अब 31 हो चुकी है।
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने से सीटों की संख्या यहाँ घट के 16 से 11 रह गई। वहीं बात करें बिहार की 22 सीटों से जब झारखंड अलग हुआ तो वहाँ पर सीटों की संख्या घट करके अब 16 रह गई। इसके बाद में दोस्तों बात करें तेलंगाना के बन जाने के बाद आंध्र प्रदेश की स्थिति, तो जब तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश की सीटों की संख्या उस समय 11 और तेलंगाना की 7 सीटें हो चुकी हैं। चूँकि प्रश्न जो है वो 2000 ईस्वी का है, इसलिए उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 34 सीटें थी, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश 18 तथा मध्य प्रदेश 16 सीटों के योग के बराबर हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश 16, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में राज्यसभा में स्थान दिया गया है। बात करें दोस्तों इसके मिलान के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा का सीटों की संख्या की बात करें 11 है, लेकिन इसमें 11 दिया नहीं हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से आयोग के द्वारा इसका जो है वो उत्तर को स्टार मार्किंग की गई है और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि किस राज्य में कितना राज्यसभा की सीटें हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। दोस्तों बात करें हम लोग सबसे पहले राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में बात करें दोस्तों सीटों की संख्या, राजस्थान में सीटों की संख्या है दोस्तों 10। इसी तरीके से बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात में सीटों की संख्या है दोस्तों 11, अर्थात इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और सी में जो कर्नाटक है वहाँ पे सीटों की संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों 12, अर्थात इसका मिलान हो जाएगा 4 से। जबकि पंजाब की बात करें तो पंजाब में सीटों की संख्या है 7, अर्थात इसका मिलान जो है दोस्तों 1 का ए से, बी का हो जाएगा 3 से और सी का हो जाएगा 4 से, जबकि डी का हो जाएगा 2 से। तो इस प्रकार से इसके कूट को देखें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं दोस्तों जो कि कह रहा है, सही सुमेलन इस प्रकार से है दोस्तों, एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सीटों की संख्या की देखें तो राजस्थान की सीटों की संख्या है 10, जबकि गुजरात की है 11 और कर्नाटक की 12 और पंजाब की बात करें तो 7 है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों इसको देखें, सबसे पहले हम लोग सूची 1 में राज्य को देखते हैं और सूची 2 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को देखते हैं। तो इस तरीके से देखने के बाद दोस्तों ये पता चलता है कि गुजरात जो है दोस्तों वो गुजरात में राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो गुजरात में है दोस्तों 11 और उसके बाद में कर्नाटक में बात करें दोस्तों 12 है, जबकि केरल में 9 है और उसके बाद उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा में 10 है। इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा ए का 2 और बी का हो जाएगा 3, सी का 1, जबकि डी का हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही सुमेलन जो है वो निम्न प्रकार से है, अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को देखें तो गुजरात में सीटों की संख्या है 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9 और उड़ीसा में 10। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो सही सुमेलन नहीं है वो देखें दोस्तों, वो है आंध्र प्रदेश। सही सुमेलन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अविभाजित आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात राज्यसभा में इसके लिए सीटों की संख्या 11 रह गई है तथा शेष सीटें जो हैं वो तेलंगाना को प्राप्त हो गई। इसलिए सही इस शेष विकल्प जो है वो सही सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से
राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? दोस्तों सबसे कम संख्या की बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश राज्य से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है दिए गए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करें तो छत्तीसगढ़ की तो 5 है, हिमाचल प्रदेश की 3 है, झारखंड की 6 और जम्मू कश्मीर की 4 है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दोस्तों संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 3, पुडुचेरी 1 तथा जम्मू और कश्मीर 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इससे प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन जो है दोस्तों वो पहला कह रहा है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जो कि गलत कथन है। इस तरीके से दूसरे कथन को देखें जो कि कह रहा है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से 2 कथनों में से एक सही है और एक गलत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल कथन 2 जो है वो सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है अनुच्छेद 79(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अनुच्छेद 79(2) के अनुसार राज्यसभा का सभापति सदस्यों में से चुना जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54 क के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) की बात करें तो इसके अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इस तरीके से कथन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष। दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 79(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर जो कि कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। दोस्तों राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 53 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। दोस्तों राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, इसके लिए जो है आयोग के द्वारा स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 79(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान सभापति जो हैं वो वेंकैया नायडू हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ है। दोस्तों राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन की बात करें तो वो 1952 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संसद 2 सदनों जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा आता है और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। अर्थात भारतीय जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये 3 अंगों से मिलकर के बनी होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसके गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को ही हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 55 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। फिलहाल देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर संसद का जो दूसरा पॉइंट रहा था राज्यसभा, उसको हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। और अब मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो में, अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।